नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे दैनिक जीवन में हम हर समय अपने आसपास मोशन और रेस्ट की अवस्थाओं को देखते हैं और अनुभव करते हैं। कभी कोई वस्तु बिल्कुल स्थिर होती है, जैसे मेज पर रखी किताब, और कभी कोई वस्तु तेजी से चलती हुई दिखाई देती है, जैसे सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां। जब कोई बच्चा गेंद को जमीन पर फेंकता है तो वह आगे लुढ़कती है और कुछ समय बाद रुक जाती है, जिससे हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि वह रुकी क्यों। इसी प्रकार जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो वह सीधा नीचे न जाकर हिलते डुलते हुए गिरता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों होता है। इन सभी घटनाओं के पीछे कुछ निश्चित साइंटिफिक रूल्स कार्य करते हैं, जिन्हें समझने के लिए फिजिक्स का अध्ययन किया जाता है। पुराने समय में वैज्ञानिक यह मानते थे कि किसी भी वस्तु की प्राकृतिक अवस्था रेस्ट होती है और उसे चलाए रखने के लिए लगातार फोर्स लगानी पड़ती है। ये धारणा लंबे समय तक स्वीकार की जाती रही, क्योंकि लोग रोजमर्रा के अनुभवों को ही सत्य मान लेते थे। लेकिन जब गैलीलियो गैलीले ने प्रयोग किए, तब ये स्पष्ट हुआ कि वस्तुएं अपने आप भी गति में बनी रह सकती हैं, यदि उन पर कोई बाहरी रुकावट न हो। इसके बाद आइजैक न्यूटन ने इन विचारों को और आगे बढ़ाया और फोर्स तथा मोशन के बीच संबंध को 3 स्पष्ट और मजबूत नियमों में प्रस्तुत किया। इन्हीं नियमों को आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ये नियम ये समझाने में मदद करते हैं कि किसी वस्तु की गति क्यों बदलती है, क्यों रुकती है या क्यों तेज हो जाती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाला हर धक्का, खिंचाव और टक्कर इन्हीं लॉज पर आधारित होता है। जब बस अचानक ब्रेक लगाती है और यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो वह भी इन लॉज का ही परिणाम होता है। इसी तरह जब खिलाड़ी गेंद को जोर से मारता है और वह दूर तक चली जाती है, तो वहां भी फोर्स और मोशन का संबंध दिखाई देता है। यह अध्याय हमें केवल डेफिनेशंस नहीं सिखाता, बल्कि हमें यह सोचने की शक्ति देता है कि दुनिया में होने वाली हर मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक छिपा है। फोर्स और मोशन को समझकर हम न केवल साइंस को, बल्कि अपने जीवन की घटनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फोर्स का अर्थ होता है किसी वस्तु पर लगाया गया पुश या पुल। हम फोर्स को अपनी आंखों से सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसके इफेक्ट्स को हमेशा महसूस और ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम किसी बंद दरवाजे को खोलने के लिए उसे धक्का देते हैं, तो वहां पुश के रूप में फोर्स लगती है। उसी तरह जब हम दराज को अपनी ओर खींचते हैं, तो पुल के रूप में फोर्स लगती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनजाने में ही हर समय फोर्स का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे बैग उठाना, साइकिल चलाना या फुटबॉल को किक करना। फोर्स का सबसे पहला और महत्वपूर्ण इफेक्ट ये होता है कि ये किसी वस्तु की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकती है। एक स्टेशनरी गेंद तब तक नहीं चलेगी जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाई जाए। जब हम गेंद को पैर से मारते हैं, तो फोर्स उसके रेस्ट की अवस्था को मोशन में बदल देती है। इसी प्रकार एक चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता होती है, जैसे ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी बदल सकती है, यानी उसकी गति को तेज या धीमा कर सकती है। जब हम साइकिल पर जोर से पेडल मारते हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और धीरे पेडल मारने पर स्पीड कम हो जाती है। फोर्स का एक और महत्वपूर्ण इफेक्ट ये है कि यह मोशन की डायरेक्शन को बदल सकती है। क्रिकेट में जब गेंद बल्ले से टकराती है, तो उसकी दिशा बदल जाती है, क्योंकि उस पर फोर्स लगती है। फोर्स केवल मोशन तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह किसी वस्तु के शेप या साइज को भी बदल सकती है। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं या रबर बॉल को दबाते हैं, तो उनकी शेप में बदलाव दिखाई देता है, जिसे डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि फोर्स न केवल वस्तुओं को चलाने या रोकने का कारण है, बल्कि उनके आकार में परिवर्तन का भी मुख्य कारण है। फोर्स और उसके इफेक्ट्स को समझना हमें ये सिखाता है कि हमारे आसपास होने वाली हर फिजिकल एक्टिविटी के पीछे एक वैज्ञानिक कारण मौजूद होता है। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक फोर्स एक साथ लगती हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि ये फोर्सेस मिलकर उस वस्तु पर क्या प्रभाव डाल रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 या उससे अधिक फोर्सेस किसी वस्तु पर एक ही समय में काम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वस्तु न तो चलती है और न ही उसकी गति में कोई बदलाव होता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वहां बैलेंस्ड फोर्सेस कार्य कर रही हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस तब होती हैं जब लगने वाली फोर्सेस की मैग्नीट्यूड समान होती है और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इस अवस्था में सभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और वस्तु पर कुल प्रभाव, जिसे नेट फोर्स कहते हैं, शून्य हो जाता है।
जब नेट फोर्स 0 होती है तब वस्तु की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि वस्तु पहले से रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही बनी रहती है, और यदि वह मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती रहती है। इसका अर्थ यह है कि बैलेंस्ड फोर्सेस मोशन को न तो शुरू कर सकती हैं और न ही रोक सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक भारी बॉक्स को दो व्यक्ति दोनों ओर से बराबर फोर्स से पुश करें तो बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यहाँ दोनों फोर्सेस बराबर होने के कारण एक दूसरे को खत्म कर देती है। अब यदि हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करें तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस तब होती हैं जब किसी वस्तु पर लगने वाली फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होती या उनकी डायरेक्शंस ऐसी होती हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में वस्तु पर लगने वाली नेट फोर्स 0 नहीं होती, बल्कि कुछ न कुछ शेष रह जाती है। यही नेट फोर्स वस्तु की मोशन में बदलाव लाने का कारण बनती है। जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो वस्तु की स्टेट ऑफ रेस्ट बदल सकती है और वह चलने लगती है। इसी तरह ये फोर्स किसी चलती हुई वस्तु की स्पीड बढ़ा या घटा सकती है या उसकी डायरेक्शन को भी बदल सकती है। इस परिवर्तन को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। उदाहरण के रूप में, जब बच्चे किसी बॉक्स को जोर से पुश करते हैं और उनकी लगाई हुई फोर्स जमीन पर मौजूद फ्रिक्शनल फोर्स से अधिक हो जाती है तो बॉक्स आगे की ओर चलने लगता है। इसका कारण ये है कि अब फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है बल्कि अनबैलेंस्ड हो चुकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस वस्तु की स्थिति को बनाए रखती हैं, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस वस्तु की मोशन को बदल देती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यह समझाता है कि किसी वस्तु की मोशन अपने आप नहीं बदलती जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाई जाए। इस लॉ के अनुसार कोई भी वस्तु जो रेस्ट की अवस्था में है वो रेस्ट में ही बनी रहती है, और जो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है वो सीधी रेखा में समान गति से चलती रहती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि मोशन को बनाए रखने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मोशन को बदलने के लिए फोर्स जरूर चाहिए। जब किसी वस्तु की स्पीड या डायरेक्शन में बदलाव आता है तो उसके पीछे हमेशा कोई न कोई अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य कर रही होती है। यह नियम हमारे पुराने विचारों के बिल्कुल विपरीत है, जहां यह माना जाता था कि वस्तु को चलते रहने के लिए लगातार फोर्स लगानी पड़ती है। वास्तव में वस्तुएं अपने वर्तमान स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। इसी टेंडेंसी को इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया का मतलब है किसी भी चेंज का विरोध करना, चाहे वह रेस्ट से मोशन में जाना हो या मोशन से रेस्ट में आना हो। इसी कारण न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। हम अपने डेली लाइफ में इस लॉ को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब एक चलती हुई बस अचानक से रुक जाती है तो उसमें बैठे पैसेंजर्स आगे की ओर गिरने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर मोशन में बने रहना चाहते हैं, जबकि बस अचानक रेस्ट में आ जाती है। इसी तरह जब कोई बस अचानक से चलना शुरू करती है तो पैसेंजर्स पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनका शरीर रेस्ट की अवस्था को बनाए रखना चाहता है और मोशन का विरोध करता है। यहाँ इनर्शिया क्लियरली दिखाई देता है। सीट बेल्ट का उपयोग भी इसी लॉ पर आधारित होता है। जब कोई वाहन अचानक रुकता है तो सीट बेल्ट शरीर पर फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करती है, जिससे शरीर को अचानक झटका नहीं लगता। इस प्रकार न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें न केवल मोशन के बारे में गहरी समझ देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सेफ्टी के नियम फिजिक्स के लॉज पर ही आधारित होते हैं। इनर्शिया का अर्थ है किसी वस्तु की वह प्राकृतिक टेंडेंसी जिसके कारण वह अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले किसी भी चेंज का विरोध करती है। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी वस्तु यह नहीं चाहती कि उसकी वर्तमान स्थिति अचानक बदली जाए। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही बनी रहना चाहती है, और यदि वह मोशन में है तो वह मोशन में ही चलते रहना चाहती है। यही कारण है कि भारी वस्तुओं को चलाना या रोकना हमें कठिन लगता है। इनर्शिया कोई अलग से लगने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह वस्तु का एक गुण होता है जो उसकी मास से जुड़ा होता है। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु में अधिक इनर्शिया है तो इसका मतलब यह है कि वह वस्तु चेंज का ज्यादा विरोध करेगी। अब यदि हम इनर्शिया और मास के बीच के संबंध को समझें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन वस्तुओं की मास अधिक होती है उनमें इनर्शिया भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए, एक भारी ट्रेन को रोकने में बहुत अधिक कठिनाई होती है, जबकि एक बाइसिकल को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। इसका कारण ये है कि ट्रेन की मास बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होता है। इसी तरह यदि हम एक स्टोन और उसी साइज की रबर बॉल को जमीन पर रखकर धक्का दें तो स्टोन को चलाना अधिक कठिन होगा। यह अंतर केवल उनके मटेरियल या शेप के कारण नहीं, बल्कि उनकी मास के कारण होता है।
इससे हमें ये समझ में आता है कि मास वास्तव में इनर्शिया का माप है। किसी वस्तु की मास जितनी अधिक होगी वो अपनी स्थिति में उतना ही अधिक परिवर्तन का विरोध करेगी। इसी कारण फिजिक्स में मास को इनर्शिया का क्वांटिटेटिव मेजर कहा जाता है। मास को मापने की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है और यह यूनिट हमें यह बताती है कि किसी वस्तु में कितनी इनर्शिया मौजूद है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें यह समझाता है कि किसी वस्तु की मोशन में परिवर्तन कैसे और क्यों होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के मोमेंटम में होने वाला परिवर्तन उस पर लगाए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के सीधे अनुपात में होता है और यह परिवर्तन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम किसी वस्तु पर अधिक फोर्स लगाएंगे तो उसकी मोशन में परिवर्तन भी अधिक होगा और यदि फोर्स कम होगी तो मोशन में परिवर्तन भी कम होगा। यह नियम फोर्स और मोशन के बीच एक स्पष्ट और मापने योग्य संबंध स्थापित करता है। अब सबसे पहले हमें मोमेंटम को समझना जरूरी है। मोमेंटम किसी वस्तु की मोशन की मात्रा को दर्शाता है। मोमेंटम को हम सिंबल p से दर्शाते हैं और इसे p = m/v से व्यक्त किया जाता है, जहां m वस्तु की मास और वह उसकी वेलोसिटी होती है। इसका मतलब यह है कि मोमेंटम केवल मास पर ही नहीं बल्कि वेलोसिटी पर भी निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु की मास अधिक है या उसकी वेलोसिटी अधिक है तो उसका मोमेंटम भी अधिक होगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसलिए जिस डायरेक्शन में वस्तु चल रही होती है मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होता है। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जब किसी वस्तु पर फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम बदलता है। यदि यह परिवर्तन बहुत कम समय में होता है तो फोर्स का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। इसी नियम से हमें मैथमेटिकल फॉर्म प्राप्त होती है जिसे हम F = m/a के रूप में जानते हैं। यहाँ F का अर्थ फोर्स, m का अर्थ मास और a का अर्थ एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में परिवर्तन की दर। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि फोर्स जितनी अधिक होगी एक्सेलरेशन भी उतनी अधिक होगी और यदि मास अधिक होगी तो उसी फोर्स पर एक्सेलरेशन कम होगी। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम मास वाली वस्तु में 1 मीटर स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न करती है। ये डेफिनेशन फोर्स को मापने का एक स्टैंडर्ड तरीका प्रदान करती है। न्यूटन का सेकंड लॉ केवल थियरी नहीं है बल्कि यह हमारे डेली लाइफ के अनुभवों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए एक फास्ट क्रिकेट बॉल खिलाड़ी को स्लो बॉल की तुलना में ज्यादा चोट पहुंचाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्ट बॉल की वेलोसिटी अधिक होती है और इस कारण उसका मोमेंटम भी अधिक होता है। जब ये बॉल शरीर से टकराती है तो मोमेंटम में परिवर्तन बहुत कम समय में होता है जिससे फोर्स बहुत अधिक लगती है। इसी प्रकार जब कोई फील्डर बॉल को पकड़ता है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा करने से बॉल को रोकने में लगने वाला टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ने से मोमेंटम में परिवर्तन धीरे धीरे होता है और फोर्स कम हो जाती है। इससे हाथों को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसी सिद्धांत पर स्पोर्ट्स में कुशन लैंडिंग बेड्स का प्रयोग किया जाता है। जब खिलाड़ी ऊंचाई से कूदकर ऐसे बेड्स पर गिरता है तो स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाता है और शरीर पर लगने वाली फोर्स कम हो जाती है। इस प्रकार न्यूटन का सेकंड लॉ हमें यह सिखाता है कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और यही नियम हमारी सुरक्षा और तकनीक दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि प्रकृति में कोई भी फोर्स अकेले नहीं होती बल्कि हर फोर्स के साथ एक दूसरी फोर्स भी जुड़ी होती है। इस नियम का स्टेटमेंट है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी समय, उसी मात्रा की लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ये दोनों फोर्सेज हमेशा पेयर्स में होती हैं और एक साथ ही उत्पन्न होती है। बहुत जरूरी बात यह समझना है कि एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस कभी भी एक ही वस्तु पर काम नहीं करती बल्कि ये दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। इसी कारण ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। इस नियम को हम अपने डेली लाइफ में बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। जब हम चलते हैं तो वास्तव में हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर पुश करते हैं। ये हमारी तरफ से एक्शन होता है। इसके जवाब में जमीन हमें आगे की ओर पुश करती है जो रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन फोर्स के कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। यदि जमीन हमें वापस पुश न करे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जब कोई गन से बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट आगे की ओर तेजी से मोशन में आ जाती है, लेकिन उसी समय गुण पर भी एक फोर्स लगती है जिसके कारण गन पीछे की ओर रिकॉइल करती है।
यहाँ बुलेट और गन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए फोर्सेस कैंसिल नहीं होती। एक और उदाहरण सेलर का है, जो जब बोट से छलांग लगाता है तो वह बोट को पीछे की ओर पुश करता है। इसके परिणामस्वरूप बोट पीछे की ओर मूव करती है, जबकि सेलर आगे की ओर कूद जाता है। ये सभी उदाहरण ये स्पष्ट करते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ हर इंटरैक्शन में लागू होता है, और यह हमें ये समझने में मदद करता है कि मोशन केवल फोर्स लगाने से नहीं, बल्कि रिएक्शन फोर्स के कारण भी संभव होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे अध्याय फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के माध्यम से हमने ये गहराई से समझा कि हमारे आसपास होने वाली हर मूवमेंट के पीछे एक मजबूत साइंटिफिक फ्रेमवर्क काम कर रहा होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में चलना, दौड़ना, रुकना, गिरना या किसी वस्तु को धक्का देना, ये सभी साधारण क्रियाएं दिखती हैं, लेकिन इनके पीछे न्यूटन के लॉज छिपे होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें यह सिखाया कि किसी वस्तु को चलते रहने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि फोर्स की आवश्यकता तब होती है जब हमें उसकी मोशन को बदलना हो। इसी लॉ के माध्यम से हमें इनर्शिया की अवधारणा समझ में आती है, जो ये बताती है कि हर वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स को मापने और समझने का एक स्पष्ट तरीका देता है। इस लॉ ने यह बताया कि किसी वस्तु की मोशन में परिवर्तन उसकी मास और एक्सेलरेशन पर निर्भर करता है। मोमेंटम F is equal to m into a और फोर्स की SI यूनिट न्यूटन जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि तेज गेंद ज्यादा चोट क्यों पहुंचाती है और सेफ्टी मेजर्स कैसे काम करते हैं। वहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने यह स्पष्ट किया कि प्रकृति में कोई भी फोर्स अकेली नहीं होती। हर एक्शन के साथ एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन हमेशा मौजूद रहता है, चाहे वो चलना हो, गोली चलना हो या नाव से कूदना हो। इन तीनों लॉज को एक साथ देखने पर हमें ये समझ में आता है कि ये केवल किताबों में लिखे नियम नहीं है, बल्कि ये क्लासिकल फिजिक्स की बैकबोन है। मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, स्पोर्ट्स, साइंस और यहाँ तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन तक हर जगह इन्हीं लॉज का प्रयोग होता है। इन प्रिंसिपल्स की सही अंडरस्टैंडिंग न केवल हमें एग्जामिनेशंस में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करती है, बल्कि हमें अपने आसपास की फिजिकल वर्ल्ड को लॉजिकली और साइंटिफिकली समझने की शक्ति भी देती है। जब स्टूडेंट फोर्स और मोशन को कंसेप्चुअली समझ लेता है, तब साइंस उसे कठिन नहीं, बल्कि रोचक और मीनिंगफुल लगने लगती है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, freedom to dream big.